Hello everyone. Welcome back to my channel at Anushka Biology 360. So I welcome you all on the another lecture and we are here. So we are on the last chapter of our 12th class. उसके बाद हम लोग 11th शुरू करेंगे. तो मुझे बताना 11th में सबसे पहले कौन सा चैप्टर तुम लोग पढ़ना चाहते हो. ठीक है, ऐसे मत कहते ना दीदी आपसे पढ़ना ही नहीं चाहते. ठीक है, नहीं ऐसा नहीं कहना यार, मेरा दिल चूर चूर हो जाएगा फिर. चलो आज हम पढ़ेंगे बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन. अब हम लोगों ने पढ़ लिया बायोटेक में होता क्या क्या है, किस तरह से हम लोग करते हैं, और उसके बाद है कि अब उसकी एप्लीकेशंस क्या है, मतलब किस जगह पर हम उसका यूज़ करें. तो देखो बेटा, बायोटेक एज़ यू वुड हैव लर्नड फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर, जैसा हमने पिछले कुछ चैप्टर्स में पढ़ा है, पिछले कुछ में तो नहीं, पिछले चैप्टर में पढ़ा है, essentially deals with industrial scale production of biopharmaceuticals and biological using genetically modified microbe, fungus, plant, animals. देखो हम लोग बायोफार्माक्यूटिकल्स मतलब दवाइयाँ वगैरह बना सकते हैं, या फिर कोई भी बायोलॉजिकल्स या कोई भी हमको प्रोडक्ट बनाना है, उसमें हम लोग यूज़ क्या करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब, क्या तो माइक्रोब या प्लांट या एनिमल या फंगस, इस तरीके से हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप को अल्टर करके हम उसका इस्तेमाल करते हैं अपने पर्टिकुलर डिज़ायर के लिए. ठीक है, तो इस तरीके से काम होता है बायोटेक के अंदर. जो एप्लीकेशन होती है, द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इंक्लूड थेराप्यूटिक्स, डायग्नोस्टिक, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर, प्रोसेस्ड फूड, बायो रेमिडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शन. हम लोग दवाइयों में बहुत ज़्यादा, तो मतलब मेडिकल फील्ड में अगर हम देखें बायोटेक का अच्छा खासा यूज़ है साइंटिस्ट वाले एरिया में. क्रॉप्स अगर हम एग्रीकल्चर के लिए देखें तो काफ़ी ऐसी क्रॉप्स हैं जो डिजीज़ रेजिस्टेंट हुई हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट हुई हैं. मैंने पीछे बीटी कॉटन के बारे में बताया था, अभी पढ़ेंगे वो. ठीक है, बायो रेमिडिएशन में वेस्ट के ट्रीटमेंट के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं. तो बहुत, और एनर्जी प्रोडक्शन में भी हम बायोटेक का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो जो क्रिटिकल रिसर्च एरियाज़ होते हैं, 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज़ होते हैं बायोटेक के, वो क्या क्या हैं देखो. प्रोवाइड द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म. सबसे पहले ये तीनों के तीनों तुमको याद रखने, इसमें तो कोई दो राही है नहीं. प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम. हम लोग एक बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड करते हैं किसके टर्म्स में, इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड, मतलब इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म है ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका जेनेटिक मेकअप हमने ऑल्टर कर दिया है, क्या तो वो माइक्रोब होगा या फिर कोई प्योर एंजाइम होगा. दूसरा है क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट, और फिर उस कैटलिस्ट के लिए वो कैटलिस्ट ईजिली काम कर सके उसके लिए हम ऑप्टिमल कंडीशंस क्रिएट करेंगे. फिर डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस टेक्नोलॉजीज टू वेरीफाई प्योरीफाई द प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और फिर डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस टेक्नोलॉजीज़ होती हैं ताकि जो कंपाउंड हमने बनाया है वो प्योरीफाई हो सके. लेट अस नाउ लर्न द ह्यूमन बींग्स हाउ यूज्ड. अब हम देखेंगे कि ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए हम लोगों ने बायोटेक का इस्तेमाल किस तरह से करा, मेनली फूड प्रोडक्शन और हेल्थ के लिए. सबसे पहले बेटा, एक मिनट मुझे साफ़ करनी थी स्क्रीन. तो सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन, सबसे पहले एग्रीकल्चर में देखेंगे कि एग्रीकल्चर में किस तरह से हमने बायोटेक का इस्तेमाल करा. लेट अस टेक अ लुक एट 3 ऑप्शंस दैट कैन बी थॉट. अगर हम देखें कि किस तरह से हम फूड के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो 3 तरीके हैं. पहला एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, केमिकल्स के ऊपर बेस्ड एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर. दूसरा है ऑर्गेनिक कल्चर जिसमें केमिकल्स का यूज़ ना हो. तीसरा है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर. जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद सक्सेसफुली जो फूड की सप्लाई थी, 1 मिनट, हाँ जी सॉरी बच्चों, वो कॉल आ गया था. हाँ ठीक है, तो द ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सीडेड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई बट येट इट वाज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन. देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जो हमारा खाना था, जो फूड का प्रोडक्शन था, फूड की सप्लाई थी, वो लगभग 3 गुना से बढ़ गई थी. अच्छी बात है, लेकिन अगेन सॉरी यार, मेरी मम्मी बाहर जाती है ना, मतलब कहीं पे भी रहती है, तो घर पे से कोई 500 बार फ़ोन करेगी, क्या कर दिया, ये कर लिया, क्या वो कर लिया, किसी बहुत सारे काम बता जाएगी और फिर बस बार बार कॉल करके ऐसे परेशान करेगी. तो सॉरी फिर से सॉरी. तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जो फूड की सप्लाई थी वो लगभग 3 गुना बढ़ गई थी, लेकिन इतनी भी इनफ नहीं थी ह्यूमन की पॉपुलेशन को. जब वो इतनी तेज़ी से ग्रो हो रही है तो भी वो 3 गुना खाना भी हम लोगों के लिए इनफ नहीं था, मतलब उससे ज़्यादा चाहिए हमको. ठीक है, उतना भी सफिशेंट नहीं था बेटा. तो इंक्रीज्ड, ओके बेटा नहीं बोलना, मुझे किसी ने मना करा है बेटा बोलने से. Increased yields have partly been due to use of improved crop varieties, but mainly due to use of better management practices and use of agrochemical fertilizer and pesticide. जो ये yields हैं
जो फूड सप्लाई है वो कैसे बढ़ा, क्योंकि जो इम्प्रूव्ड क्रॉप वैराइटीज़ हैं, ताकि फसल ख़राब ना हो, उसके हमने काफ़ी तरीके देखे थे। और इम्प्रूव्ड क्रॉप वैरायटी को काफ़ी इम्प्रूव करके लगाया गया है। बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, मतलब हमने फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स वगैरह का ही इस्तेमाल करा है, ज़्यादा ऐसे केमिकल नहीं यूज़ करें जिनसे फसल ख़राब हो जाए। और हाउएवर फॉर फार्मर्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड एग्रोकेमिकल आर ऑफन टू एक्सपेंसिव। अगर हम देखें फार्मर्स के लिए जो एग्रोकेमिकल्स होते हैं वो थोड़े महंगे पड़ते हैं। एंड फर्दर इंक्रीज इन यील्ड विद एग्जिस्टिंग वेराइटी आर नॉट पॉसिबल यूजिंग कन्वेंशनल ब्रीडिंग। और कन्वेंशनल ब्रीडिंग थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और उससे क्या पता जो रिज़ल्ट है वो हमारे फेवर में आए ना आए। तो अगर हमको यील्ड बढ़ानी है तो एग्जिस्टिंग वेराइटीज़ के लिए तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं था, मतलब कन्वेंशनल ब्रीडिंग वाला मेथड उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था यील्ड बढ़ाने के लिए। एज ए ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक फेल टू कीप पेस विद डिमांड एंड टू प्रोवाइड सफिशिएंटली फास्ट एंड एफिशिएंट सिस्टम फॉर ग्रुप इम्प्रूवमेंट, अनदर टेक्नोलॉजी कॉल्ड टिश्यू कल्चर गॉट डेवलप्ड। जैसा कि हमने देखा ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक जो थी वो इतना ज़्यादा फूड का डिमांड देख के रह गई थी, मतलब रह गई थी इन द सेंस इतना ज़्यादा फूड का डिमांड पूरा नहीं कर पाए। तो इसके बाद हमने टिश्यू कल्चर नाम का जो टेक्निक है उसको डेवलप करा। अब टिश्यू कल्चर का मतलब क्या होता है? इट वॉज लर्नड बाय साइंटिस्ट ड्यूरिंग 1950s दैट होल प्लांट कुड बी रीजनरेटेड फ्रॉम एक्सप्लांट, दैट इज़ एनी पार्ट ऑफ द प्लांट टेकन आउट एंड ग्रोन इन अ टेस्ट ट्यूब अंडर स्टेराइल कंडीशंस इन स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम। 1950s के दौरान एक साइंटिस्ट ने ये बात देखी कि पूरे के पूरे प्लांट को उसके पास्ट में जो प्लांट था, मतलब जो एक्स प्लांट था, उसके किसी भी पार्ट से कंप्लीट प्लांट ग्रो करवाया जा सकता है स्टेराइल कंडीशंस में, माइक्रोब्स फ्री कंडीशन में। अगर हम उसको एक पर्टिकुलर मीडियम देते हो, स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम उसको दे, तो एक छोटे से प्लांट के पार्ट से हम पूरा का पूरा प्लांट ग्रो करवा सकते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर। ये जो कैपेसिटी होती है जिसके अंदर हम एक एक्स प्लांट के पार्ट से पूरा का पूरा प्लांट ग्रो करवा लेते हैं, इस कैपेसिटी को कहा जाता है बेटा टोटीपोटेंसी। यू विल लर्न हाउ टू अकॉम्प्लिश इन दिस इज हायर क्लासेस। अगर आगे पढ़ते हो तो तुम्हें बताया जाएगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्ट्रेस हियर दैट द न्यूट्रिएंट मीडियम मस्ट प्रोवाइड अ कार्बन सोर्स। हम लोगों को ये याद रखना चाहिए कि जो न्यूट्रिएंट मीडियम की हम बात ऊपर कर रहे थे उसके अंदर एक कार्बन सोर्स होना चाहिए, मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन हो, जैसे कि सुक्रोज। एंड ऑल्सो इनऑर्गेनिक सॉल्ट भी होनी चाहिए, वाइटामिन, अमीनो एसिड और ग्रोथ रेगुलेटर जैसे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन भी होने चाहिए। By application of these method it is possible to achieve propagation of a large number of plant in very short duration। अगर हम ये जो मेथड अभी बताए हैं अगर हम इनको अप्लाई करें तो ये बहुत जल्दी पॉसिबल हो जाता है कि हम थोड़े बहुत टाइम में ही काफ़ी सारे प्लांट को प्रोपगेट करवा सकें, ग्रो करवा सकें। दिस मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर के थ्रू बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो करवाना, इसको हम कहते हैं बेटा माइक्रो प्रोपगेशन। ईच ऑफ दीज प्लांट विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट। हर एक प्लांट, ये एसेक्सुअल मेथड का ही, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही मेथड है, तो सभी के सभी जो प्लांट बन रहे हैं वो अपने पेरेंट से एकदम सिमिलर होंगे, आइडेंटिकल होंगे अपने ओरिजिनल प्लांट से जिससे ये ग्रो हुए हैं, दैट इज़ देयर सोमा क्लोन्स। तो सोमा क्लोन्स इनको हम कहेंगे। मैनी इंपॉर्टेंट फूड जैसे कि टोमेटो, बनाना, एप्पल एक्सेट्रा, इनको हम कमर्शियली बना चुके हैं इस मेथड से। ट्राई टू विजिट, अगर तुम्हारे आसपास कोई टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी है तो उसमें जाओ, देख के आओ। अनदर इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दिस मैथड इज़ द रिकवरी ऑफ हेल्दी प्लांट फॉर डिजीज प्लांट। दूसरा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ये है कि अगर कोई प्लांट है जिसको कोई बीमारी हो गई है उसको हम दोबारा से हेल्दी प्लांट कैसे बना सकते हैं। अगर चाहे वो प्लांट कितना ही इन्फेक्टेड हो किसी भी वायरस से, लेकिन उसका जो मेरिस्टेम है, चाहे वो एपिकल मेरिस्टेम हो चाहे एक्सिलरी मेरिस्टेम हो, वो हमेशा वायरस से फ्री होता है, क्योंकि बेटा ये सेल्स बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं तो उनको वायरस देखने का टाइम नहीं है, ठीक है। तो जो मेरिस्टेम चाहे एपिकल हो चाहे एक्सिलरी मेरिस्टेम हो, ये लोग हमेशा वायरस से फ्री होते हैं। हेंस वन कैन रिमूव द मेरिस्टेम एंड ग्रो इन विट्रो। तो हम मेरिस्टेम को हटा के उसको इन विट्रो ग्रो करवा सकते हैं, तो हमको वायरस फ्री प्लांट मिल जाएगा। तो जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने सक्सेसफुली मेरिस्टेम को कल्चर करके बनाना शुगर केन पोटैटो बना लिया है। साइंटिस्ट हैव बीन आइसोलेटेड सिंगल सेल्स फ्रॉम प्लांट एंड आफ्टर डाइजेस्टिंग द सेल वॉल्स हैव बीन एबल टू आइसोलेट नेक्ड प्रोटोप्लास्ट सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइंटिस्ट ने एक सिंगल सेल को आइसोलेट करा प्लांट के, और प्लांट के, देखो एक बार फिर से बोलती हूँ, साइंटिस्ट ने प्लांट के सेल को, एक सिंगल सेल को आइसोलेट करा। अब उसके ऊपर क्या होगा, सेल वॉल होगा, फिर सेल वॉल डाइजेस्टिंग एंजाइम देके उसकी सेल वॉल को डाइजेस्ट करवाया। उसके बाद सेल वॉल हट गई, क्या दिखेगा, प्रोटोप्लास्ट दिखेगा। तो फिर प्रोटोप्लास्ट के सराउंडेड क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो हम लोग एबल हैं नेक्ड प्रोटोप्लास्ट देखने के,
उसको आइसोलेट करने के। फिर जो आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट हैं फ्रॉम 2 डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ प्लांट, फिर 2 अलग अलग प्लांट के वेराइटीज़ से हम लोग प्रोटोप्लास्ट लेंगे। हमारे उसके अंदर डिज़ायरेबल कैरेक्टर होंगे, जो जो हमको डिज़ायरेबल कैरेक्टर चाहिए थे उस प्लांट के अंदर, उस पर्टिकुलर प्लांट के हम लोग प्रोटोप्लास्ट ले लेंगे और फिर उनको फ्यूज़ करवा के हम एक हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट ग्रो कर लेंगे। हम एक हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट ग्रो कर लेंगे विच कैन बी फर्दर ग्रोन टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। उसको बाद में एक नया प्लांट बनाया जा सकता है। इस हाइब्रिड को हम कहेंगे सोमैटिक हाइब्रिड, वाइल द प्रोसेस इज़ नॉन ए सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। इस हाइब्रिड को तो सोमैटिक हाइब्रिड कहा है और इस प्रोसेस को सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहा है। इमेजिन एक सिचुएशन को इमेजिन करो जहाँ पर टोमेटो का एक वो था। 1 मिनट रुकना बेटा। हाँ, आई थिंक ये जो प्लांट वाला पहले प्लांट का एक अलग से चैप्टर होता था, ये ब्रीडिंग वगैरह का, आई थिंक यही दे दिया, इसी में इंक्लूड कर दिया वो भी। अब हम उसको सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो इमेजिन करो एक सिचुएशन जहाँ पर एक प्रोटोप्लास्ट है टोमेटो का, उसको फ्यूज़ करवा दिया पोटैटो के साथ, तब उनको फिर हमने ग्रो करवाया, एक नया हाइब्रिड प्लांट बना जिसके अंदर टोमेटो पोटैटो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। उसके बाद बना क्या, पोमैटो बना, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पोमैटो था उसके अंदर हमारे सारे डिज़ायर्ड कॉम्बिनेशन नहीं थे, तो उसका कमर्शियल यूटिलाइजेशन नहीं हुआ ज़्यादा, तो ये फेल हो गया ये आइडिया। बाद में पोमैटो किसी ने बनाया नहीं उसके बाद। इज़ देयर एनी ऑल्टरनेटिव पाथ दैट आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक कैन शो सो दैट फार्मर। अब क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका है जिसकी वजह से फार्मर की जो यील्ड्स है वो और ज़्यादा बढ़ सके। इज़ देयर अ वे टू मिनिमाइज़ द यूज़ ऑफ, क्या हमारे पास कोई तरीका है जहाँ पर हम फर्टिलाइज़र केमिकल के यूज़ को कम करके एनवायरनमेंट के ऊपर हार्मफुल इफ़ेक्ट को रोक के हम यील्ड को बढ़ा सकें। अब है इसका सॉल्यूशन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, कि भाई जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दो क्रॉप्स को, वो उसका एक बेहतरीन तरीका है। तो प्लांट, बैक्टीरिया, फंगस, एनिमल्स जिनकी जीन को ऑल्टर कर दिया जाता है मैनिपुलेशन से, उनको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जो होते हैं उनको बहुत अलग अलग तरीक़ों में इस्तेमाल करा जाता है। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन में आता क्या क्या है, सबसे पहले जो क्रॉप्स हैं वो टॉलरेंट हो जाती हैं एबायोटिक स्ट्रेस की। एबायोटिक स्ट्रेस मतलब कोल्ड, ड्राउट, सॉल्ट, हीट, अगर बहुत ज़्यादा ठंड है, सूखा पड़ गया है, नमक का पानी ज़्यादा है या फिर गर्मी ज़्यादा है, तो इनसे क्रॉप इजीली लड़ सकती है। इन चीज़ों से तो फसल ख़राब नहीं होगी, तो फसल रेजिस्टेंट हो गई किससे बेटा, एबायोटिक स्ट्रेस से। दूसरा है रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, हम लोगों को ज़्यादा पेस्टिसाइड नहीं देने पड़ते, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप है। तीसरा है हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, मतलब जब फसल पक जाती है उसको हम काट लेते, उसके बाद जो खाली डंडे वंडे बचते हैं ना, इसका लॉस कम हो रहा है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस क्या है, कम हो रहा है। तीसरा है इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट की जो मिनरल यूसेज है उसकी एफिशिएंसी बढ़ी है, जिसकी वजह से जो सॉइल है वो जल्दी से स्टराइल नहीं होगी, मतलब सॉइल जो काफ़ी टाइम तक फर्टाइल रहेगी, जल्दी उसकी फर्टिलिटी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। एनहांस न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ी है, जैसे कि गोल्डन राइस के अंदर विटामिन ए का कंटेंट काफ़ी बढ़ा है, तो विटामिन ए एनरिच्ड राइस है ये। आगे आता है बेटा, इन एडिशन टू दीज यूजेस, इन यूजेस के साथ साथ जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वगैरह होती हैं उनको हम यूज टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट्स टू सप्लाई ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज टू इंडस्ट्रीज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्चेस, फ्यूल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वगैरह हैं, चीज़ें हैं, उनको हम टेलर मेड प्लांट क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि ऑल्टरनेटिव सोर्सेज जो इंडस्ट्रीज़ के लिए ऑल्टरनेटिव सोर्सेज होते हैं उसकी तरह ही काम कर सके। जैसे हम लोग स्टार्च वगैरह प्रोवाइड करने के लिए फ्यूल या फार्मास्यूटिकल्स में हम लोग आजकल जनरली जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ों का ही इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक इन एग्रीकल्चर दैट यू विल स्टडी इन डिटेल आर द प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। हम लोग किस तरीके से किसी भी प्लांट को पेस्ट रेजिस्टेंट बना सकते हैं ये देखेंगे, जिसकी वजह से पेस्टिसाइड का यूज़ क्या हो जाता है, कम होता है। बीटी टॉक्सिन मैंने पीछे पढ़ाया था। बीटी टॉक्सिन एक बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है जिसका नाम बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस होता है, इस वजह से इसको शॉर्ट में बीटी कहा जाता है। बीटी टॉक्सिन की जीन होती है ना, उसको क्लोन कर दिया जाता है बैक्टीरिया से हटा के उसको फिर किसी प्लांट में डाल देते हैं। किसी प्लांट में डालने के बाद वो रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है इंसेक्ट से विदाउट द नीड फॉर इंसेक्टिसाइड, जिसकी वजह से हमको इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन इफेक्ट क्रिएटेड अ बायोपेस्टिसाइड, एग्जाम्पल बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन।
बीटी के बहुत सारे वो होते हैं क्रॉप्स वगैरह, मेनली बीटी कॉटन ही इस्तेमाल में आता है। तो बैसिलस thuringiensis बीटी, उसके अंदर हम इस बैक्टीरिया से ये जीन निकाल के किसी भी प्लांट में डाल देते हैं, फिर ये इंसेक्टिसाइड से मतलब इंसेक्ट से हमको रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है नेचुरली। उसके बाद हमको इंसेक्टिसाइड छिड़कने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आता है बीटी कॉटन। सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस thuringiensis, बैसिलस thuringiensis की कुछ स्ट्रेन्स प्रोटीन प्रोड्यूस करती हैं जो कि इंसेक्ट को मारता है, जैसे कि लैपिडोप्टेरेंस, जैसे कि टोबैको बडवर्म, आर्मीवॉर्म। लैपिडोप्टेरेंस में टोबैको बडवर्म और आर्मीवॉर्म। तो इसको टॉल से याद रखना, TAL, टोबैको बडवर्म, आर्मीवॉर्म, लैपिडोप्टेरेंस। कॉलियोप्टेरेंस में बीटल्स, ठीक है, कॉलियोप्टेरेंस में बीटल्स, BC, ABC होगा ना, तो ABC ऑर्डर से, B से बीटल, C से कॉलियोप्टेरेंस। डिप्टेरेंस में फ्लाइज और मॉस्किटो, DFM, किसी चैनल का नाम देख लो, DFM होता है ना, तो होता तो कुछ नहीं है वैसे, FM होता है। डिप्टेरेंस में फ्लाइज और मॉस्किटोज़। तो बैसिलस thuringiensis एक प्रोटीन के क्रिस्टल बनाता है उसकी ग्रोथ के किसी पर्टिकुलर फेज़ के अंदर। ये जो क्रिस्टल होते हैं इनके अंदर टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है, मतलब इंसेक्ट्स को मारने वाला प्रोटीन होता है। ये टॉक्सिन बैसिलस को ही क्यों नहीं मार देता, ये टॉक्सिन बैक्टीरिया को क्यों नहीं मारता? क्योंकि बीटी टॉक्सिन का जो प्रोटीन होता है वो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स की तरह एग्जिस्ट करता है। लेकिन जैसे ही किसी इंसेक्ट इसको इंजेक्ट करता है तो ये जो इनएक्टिव टॉक्सिन है ना, ये एक्टिव हो जाता है। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन ड्यू टू एल्कलाइन pH। उसकी जो गट होती है वो एल्कलाइन pH की होती है, इस वजह से वो कैसा हो जाता है, इनएक्टिव से एक्टिव बन जाता है। उसके बाद जो क्रिस्टल होते हैं वो सॉल्युबलाइज हो जाते हैं, फिर एक्टिवेटेड टॉक्सिन उसके मिडगट एपिथेलियल सेल से बाइंड हो जाते हैं और उसके अंदर पोर्स क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से सेल की स्वेलिंग होती है, सेल लाइसिस होती है, सेल टूटने लगती है और इवेंचुअली सेल की डेथ हो जाती है। सेल की डेथ मतलब इंसेक्ट की डेथ हो जाती है, ठीक है। जो बेटा बीटी बैक्टीरिया होता है ना, मतलब बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ की पर्टिकुलर टाइम पे एक प्रोटीन बनाता है जिसको हम क्राई प्रोटीन कहते हैं। ये प्रोटीन के क्रिस्टल जो होते हैं वो इंसेक्ट को मारने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ये बैक्टीरिया को नहीं मारते क्योंकि वो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ही इंसेक्ट इनको लेता है तो उसकी एक्टिव एल्कलाइन pH के अंदर, गट के एल्कलाइन pH में ये एक्टिव हो जाते हैं और फिर क्रिस्टल सॉल्युबलाइज हुआ, क्रिस्टल ने अपना काम करना शुरू करा तो उसकी पोर्स में उसके जो एपिथेलियल सेल्स हैं मिड गट के, उसके अंदर बहुत सारे छेद कर दिए, फिर छेद कर दिए तो सेल स्वेलिंग हो जाती है, सेल लाइसिस जो हो जाती है और इवेंचुअली इंसेक्ट मर जाता है। स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis। बीटी टॉक्सिन कुछ जीन्स होते हैं वो, मतलब एक मिनट, बैसिलस thuringiensis से हम लोग कुछ बीटी टॉक्सिन जीन्स को हम लोग आइसोलेट करते हैं और कुछ सेवरल क्रॉप प्लांट जैसे कि कॉटन हो गया उनके अंदर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं ताकि हमारा जो कॉटन है वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बन जाए। द चॉइस ऑफ जीन डिपेंड्स अपॉन द क्रॉप एंड द टारगेटेड पेस्ट। जो जीन की चॉइस है वो डिपेंड करता है क्रॉप के ऊपर और टारगेटेड पेस्ट के ऊपर। एज मोस्ट बीटी टॉक्सिन जो होती हैं वो इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं, मतलब बीटी टॉक्सिन हर किसी इंसेक्ट पे काम नहीं करती। कुछ बीटी टॉक्सिन मतलब अलग अलग बीटी टॉक्सिन के जीन्स होते हैं ना, तो वो अलग अलग इंसेक्ट के लिए स्पेसिफिक होते हैं। दिस द टॉक्सिक इज कोडेड बाय अ जीन cry1ac नेम्ड क्राई। जो टॉक्सिन होता है उसको कोड करते हैं एक जीन जिसका नाम होता है cry1ac नेम्ड क्राई। देयर आर नंबर ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल जो प्रोटीन एनकोड करती है cry1ac और cry2ab। cry1ac cry2ab के लिए जो जीन एनकोड करेंगी वो बचाएगी हम लोगों को कॉटन बॉलवर्म से। cry1ab के लिए जो कोड करेगी वो हमको बचाएगी बेटा कॉर्न बोरर से। ये देख लो भाई, ए वाला तो क्या है, डिस्ट्रॉयड बाय बॉलवर्म ख़त्म कर दिया, बी वाला फुली मैच्योर कॉटन बॉल हमने उसको बचा लिया। अब आता है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। सेवरल निमेटोड पैरासाइट अ वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। बहुत सारे निमेटोड्स पैरासाइट की तरह काम करते हैं, प्लांट के ऊपर भी एनिमल के ऊपर भी। अगर हम एक निमेटोड देखें, मेलॉयड डिगाइने इनकॉग्निशिया इसकी हेलमिंथ से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा निमेटोड होता है जो टबैको की प्लांट की रूट्स को अफेक्ट करता है, वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज करता है। अरे पता नहीं क्या चल रहा है हमारे मोहल्ले में आज,
जिसकी वजह से टोबैको की जो यील्ड होती है वो बहुत ज़्यादा हद तक कम हो जाती है। अ नोवेल स्ट्रैटेजी वॉज अडॉप्टेड टू प्रिवेंट दिस इन्फेस्टेशन विच वॉज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ RNA इंटरफेरेंस। हम लोगों ने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई, एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी इससे बचने के लिए, उसका नाम था RNA इंटरफेरेंस। ठीक है, जो इस प्रोसेस के ऊपर बेस्ड था। RNA इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। RNAi जो होता है वो सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर काम करता है, उनके अंदर होता है सेल डिफेंस के एक मेथड के रूप में। सेल इसके थ्रू अपना डिफेंस रखती है। दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ अ स्पेसिफिक mRNA। इसके अंदर किसी स्पेसिफिक mRNA की, जो भी mRNA मान लेते हैं बीमारी कॉज कर रहा है, उस स्पेसिफिक mRNA की साइलेंसिंग हो जाती है। किसको? क्योंकि ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड, क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड RNA मॉलिक्यूल आ जाता है जो उससे बाइंड हो जाता है और ट्रांसलेशन नहीं होने देता mRNA की। अब देखो, अगर डबल स्टैंडर्ड RNA है तो उससे ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। तो जिस भी mRNA की हमें साइलेंसिंग करवानी है, उसको कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड RNA ले जाओ, उसके बाद वो उससे बाइंड हो जाएगा। ठीक है, वो डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड RNA उससे बाइंड हो जाएगा और फिर जो mRNA था उसकी ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगी। इसको हम कह दिया साइलेंसिंग। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री RNA हमको मिलेगा किधर से? कुड बी फॉर्म एन इन्फेक्शन बाय वायरसेस हैविंग RNA जीनोम। ये हम कहाँ से निकाल सकते हैं? ऐसे वायरसेस से निकाल सकते हैं जिनके अंदर RNA जीनोम होता है और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट ट्रांसपोजोन्स दैट रेप्लिकेट वाया एन RNA इंटरमीडिएट। ये जो कॉम्प्लीमेंट्री RNA है बेटा, ये हम किसी ऐसे वायरस से निकाल सकते हैं जिसका खुद का जो जीनोम होता है वो RNA का बना होता है, या फिर मोबाइल जो ट्रांसपोजोन्स होते हैं, ट्रांसपोजोन मतलब जंपिंग जीन्स इनको हम कहते हैं, मोबाइल जीन एलिमेंट्स, जेनेटिक एलिमेंट जो जब मल्टीप्लाई करते हैं, जो जब रेप्लिकेट करते हैं, तो उनके बीच में रेप्लिकेट करते टाइम उस प्रोसेस के बीच में RNA इंटरमीडिएट बनता है। तो हम ट्रांसपोजोन्स के रेप्लिकेशन के बीच के टाइम पे जहाँ पर RNA इंटरमीडिएट बनता है, वहाँ से हम इस कॉम्प्लीमेंट्री RNA को निकाल सकते हैं। समझ गए? अब आता है यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर। एग्रोबैक्टीरियम टुमेफैशंस बताया था, पिछली क्लास में ही बताया था शायद, कि हम उसको एज अ वेक्टर की तरह यूज़ करते हैं। तो एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर को यूज़ करके निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट के अंदर निमेटोड स्पेसिफिक, कौन से निमेटोड को कौन सी जीन मारेगी, ऐसी स्पेसिफिक जीन्स को हम लोग होस्ट प्लांट में डाल देते हैं। फिर द इंट्रोडक्शन ऑफ DNA वाज सच दैट इट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटीसेंस RNA। अब DNA का इंट्रोडक्शन इस तरीके से होता है कि वो सेंस RNA भी बनाएगा, एंटीसेंस RNA भी बनाएगा। किसके अंदर? होस्ट सेल्स के अंदर। द टू RNAs, अब दोनों के दोनों RNA एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। अगर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हुए मतलब ये एक बना, ये इसका दूसरा पार्ट बना, ये आपस में अगर कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब यहाँ पर A है तो यहाँ पर क्या होगा? U। एक मिनट, यहाँ U, यहाँ G है, यहाँ C है, यहाँ U है, यहाँ A है, कॉम्प्लीमेंट्री है, बेस पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो ये डबल स्टैंडर्ड RNA हो गया। ये एग्जिस्ट कुछ करता नहीं है, तो डाइसर नाम की प्रोटीन होती है, वो आएगी, इसको जगह जगह से काट पीट देगी। डबल स्टैंडर्ड RNA नॉर्मली सेल्स में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसको डाइसर प्रोटीन आगे काट देती हैं। तो RNA फिर ट्रांसलेट ही नहीं हो पाया आगे, तो बीमारी भी नहीं होगी भाई, है ना। तो जैसे ही हमें पता चला कि दोनों के दोनों RNA आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो वो डबल स्टैंडर्ड RNA बना लेते हैं, दैट इनिशिएटेड, जिसकी वजह से RNA इंटरफेरेंस स्टार्ट हो गया। एंड दस, और इसी तरीके से हमने किसी mRNA, किसी स्पेसिफिक mRNA को साइलेंस कर दिया, किसके में? निमेटोड में। निमेटोड का जो स्पेसिफिक RNA था उसको हमने साइलेंस कर दिया अपना पर्टिकुलर, उसके कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड RNA बना के। ठीक है, आई होप तुमको समझ आ रहा होगा। द कंसिक्वेंस वॉज दैट द पैरासाइट, और इसकी वजह से पैरासाइट खुद सर्वाइव नहीं कर पाएगा इन अ ट्रांसजेनिक होस्ट एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक इंटरफेरिंग RNA, और वो खुद को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएगा बीमारी जो उसने कॉज करी है, तो पैरासाइट मर जाएगा। द ट्रांसजेनिक प्लांट देयरफॉर गॉट इटसेल्फ, और इसकी वजह से जो ट्रांसजेनिक प्लांट है जिसको हम बदल चुके हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट मतलब जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो चुका है, तो जो ट्रांसजेनिक प्लांट है वो खुद ब खुद बच जाएगा उस पैरासाइट से। आई होप तुम लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। देखो, होस्ट प्लांट जनरेटेड डबल स्टैंडर्ड ट्रिगर प्रोटेक्शन अगेंस्ट निमेटोड इन्फेस्टेशन। इस तरीके से देखो कैसे गांठ सी बनाई हुई है इसने बहुत सारे।
ठीक है, अब आता है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन्स। बायोटेक का हम लोग दवाइयों में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस हैव मेड इमेंस इम्पैक्ट इन द एरिया ऑफ हेल्थ केयर बाय इनेबलिंग मास प्रोडक्शन ऑफ सेफ एंड मोर इफेक्टिव थेराप्यूटिक ड्रग्स। बायोटेक ने हमारे दवाइयों के एरिया में, फार्माक्यूटिकल्स में, फार्माज में और हेल्थ, मतलब अगर हम हेल्थ वाला एरिया देखें वहाँ पर बहुत अच्छे से अपना रोल निभाया है, क्योंकि हम बहुत सारी दवाइयाँ बना सकते हैं। अलग अलग डिज़ीज़ की हम लोग वैक्सीन प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो भी बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स के साथ, कम हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के साथ, और ज़्यादा सेफ़, ज़्यादा वैक्सीन प्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग बायोटेक की हेल्प की वजह से। फर्दर द रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स। और जो रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक है, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ड्रग्स हैं, वो कोई अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स किसी की बॉडी में क्रिएट नहीं करता है। जैसे कि एज इन केस ऑफ कॉमन सिमिलर प्रोडक्ट आइसोलेटेड, जैसे कि हमने नॉन ह्यूमन सोर्सेज से कुछ दवाइयाँ बनाई थी, उनके खिलाफ, मतलब उनके अगेंस्ट हमारी बॉडी में जब हम डालते हैं तो एलर्जी वगैरह हो गई थी, आगे बताएंगे। जेनेटिकली मॉडिफाइड वैक्सीन्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, ड्रग्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। एट प्रेजेंट हमारे पास लगभग 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स हैं। 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक अप्रूव्ड कर चुके हैं ह्यूमन यूज़ के लिए पूरे वर्ल्ड में, जिसमें से 12 जो हैं वो अभी इंडिया में मार्केटेड होती हैं, इंडिया में मार्केट होते हैं। बहुत अच्छी बात है ये। पहले आता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। मैनेजमेंट ऑफ अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ इज़ पॉसिबल बाय टेकिंग इंसुलिन एट रेगुलर टाइम इंटरवल। अगर किसी को डायबिटीज़ होता है तो हम लोग अगर दवाइयाँ लेते हैं रेगुलर टाइम इंटरवल्स पे इंसुलिन की, मतलब अगर अपन रेगुलर टाइम इंटरवल पे इंसुलिन लेते हैं तो डायबिटीज़ एक प्रकार से ठीक हो जाता है। what would a diabetic patient do if enough human insulin was not available। लेकिन डायबिटिक पेशेंट क्या करे जब उसके पास ह्यूमन इंसुलिन पॉसिबल ही ना हो। If you discuss this you would soon realize that one would have to isolate and use animals from other animal। तो हम लोग इंसुलिन किसी दूसरे एनिमल से निकाल के इस्तेमाल करते थे, तभी तो एलर्जी हो जाती थी। नाउ इमेजिन इफ़ बैक्टीरियम वर अवेलेबल। अब लेकिन इमेजिन करो अगर ह्यूमन इंसुलिन कोई बैक्टीरिया बना के दे रहा है तुमको, तो आई थिंक ये बहुत ईजी पड़ रहा है सडनली। तो अचानक से जो होल प्रोसेसेस बिकम सो सिंपल, तो सारे के सारे जो प्रोसेस थे वो काफ़ी सिंपल बन गए। हम लोग बहुत लार्ज क्वांटिटी में उस बैक्टीरिया को ग्रो करवाएंगे और जितना इंसुलिन हमको चाहिए उतना हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये बताओ कि इंसुलिन ऑरली, मतलब इंसुलिन के जो इंजेक्शन होते हैं वो स्टमक में लगते हैं, तो ये बताओ तुम लोग उसको मुंह से क्यों नहीं ले सकते? ऑरली टैबलेट्स क्यों नहीं आती इंसुलिन को लेने की? क्योंकि बेटा इंसुलिन फिर मुंह में डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है, इस वजह से हम लोग नहीं लेते उसको, है ना। आगे आता है इंसुलिन यूज्ड फॉर डायबिटीज़। पहले इंसुलिन जिसको हम डायबिटीज़ क्योर करने के लिए इस्तेमाल करते थे उसको हम पैनक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड कैटल एंड पिग, सूअर और कैटल मतलब गाय भैंस सूअर के, उनसे निकालते थे हम इंसुलिन, फिर ह्यूमंस में डालते थे, इस वजह से एलर्जी होती थी। इंसुलिन फ्रॉम एन एनिमल सोर्स दो कॉज सम पेशेंट टू डेवलप एलर्जी और अदर टाइप ऑफ रिएक्शंस टू द फॉरेन प्रोटीन। अब भाई ये तो पता ही है, किसी दूसरे एनिमल का इंसुलिन, किसी दूसरे एनिमल का प्रोटीन तुमने किसी की बॉडी में डाल दिया तो वो तो ऑब्वियसली उसका इम्यून सिस्टम तो काम कर ही रहा है ना, तो वो काम करेगा और फिर एलर्जी वगैरह हो जाएंगी उसको। तो इसी वजह से जब किसी एनिमल सोर्स से हम लोग इंसुलिन निकालते थे तो उसके अंदर कुछ पेशेंट के अंदर एलर्जी हो जाती थी, क्योंकि वो फॉरेन प्रोटीन है। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट पेप्टाइड चेन। इंसुलिन के पास, इंसुलिन एक प्रोटीन है, इंसुलिन के पास 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं जिनका नाम होता है चेन ए और चेन बी, जो कि आपस में लिंक्ड होती हैं डाइसल्फाइड ब्रिजेस से। मान लेते हैं ये चेन ए है, ये चेन बी है, तो इनके बीच में डाइसल्फाइड लिंक्स होते हैं इस तरीके से, ठीक है, हवा में थोड़ी लटक रही होंगी। तो चेन ए चेन बी किससे लिंक्ड है? डाइसल्फाइड ब्रिजेस से लिंक्ड है। मैमल के अंदर इंक्लूडिंग ह्यूमंस को भी इंक्लूड कर लो। इंसुलिन जो होता है सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो हार्मोन। इंसुलिन एक प्रो हार्मोन की तरह बनता है, मैंने तुमको डाइजेशन में बताया था। प्रो किसी भी वर्ड के आगे अगर लगे इसका मतलब होता है इमेच्योर। तो प्रो हार्मोन मतलब वो अभी इनएक्टिव हार्मोन है, उसको एक्टिव बनाना ज़रूरी है। प्रो हार्मोन जैसे कि प्रो एंजाइम होता है, तो प्रो हार्मोन उसको भी प्रोसेस करना पड़ेगा, तभी वो फुली मैच्योर और एक फंक्शनल हार्मोन की तरह बाहर निकल के आएगा। जो प्रो हार्मोन होता है ना उसके अंदर एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच होता है जिसको हम सी पेप्टाइड कहते हैं। मतलब प्रो हार्मोन इंसुलिन के अंदर, प्रो इंसुलिन में 3 चेन्स होती हैं, चेन ए चेन बी चेन सी पॉलीपेप्टाइड की। तो जब मैच्योर हो जाता है तो सी पेप्टाइड को हटा देते हैं।
तो ये जो सी पेप्टाइड होती है ना, ये मैच्योर इंसुलिन में प्रेजेंट नहीं होती और मैच्योरेशन के दौरान इसको हटाया जाता है और तभी इंसुलिन मैच्योर बनेगा, एक्टिव होगा। तो द मेन चैलेंज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग RDNA टेक्निक वाज गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इन अ मैच्योर फॉर्म। तो RDNA टेक्निक्स को यूज़ करके जो मेन चैलेंज हम लोगों के लिए था कि इंसुलिन को प्योर कैसे बनाएं, वो सी पेप्टाइड चेन कैसे हटाएं। तो 1983 के अंदर एली लिली नाम की कंपनी थी, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, उन्होंने 2 DNA के सीक्वेंस बनाए। मतलब देखो, ज़्यादा चैलेंजिंग ये था कि हम लोग जब ABC चेन बना रहे हैं उसमें से C को कैसे हटाएं। तो एली लिली कंपनी ने क्या करा, उन्होंने सिर्फ चेन A और चेन B ही बनाए, उनको जोड़ना ज़्यादा ईजी था रेदर देन C को हटाना। ठीक है, तो अमेरिकन कंपनी ने DNA के 2 सीक्वेंस बनाए कॉरेस्पॉन्डिंग A-B chains of human insulin and introduce them into plasmid of E. coli to produce insulin chain। उन्होंने 2 जीन्स बनाए, मतलब 2 DNA के सीक्वेंस बनाए जो कि किसके वो थे, किसके कॉरेस्पॉन्डिंग थे, ह्यूमन इंसुलिन के चेन A और चेन B के कॉरेस्पॉन्डिंग थे। और फिर उसको हमने इकोलाई नाम के बैक्टीरिया में डाल दिया, फिर इकोलाई ग्रो करता गया। इकोलाई जैसे जैसे ग्रो करेगा वो हमको चेन A देगा, चेन B देगा, और फिर हम जैसे ही उसको प्रोड्यूस सेपरेटली, जैसे ही चेन A चेन B को हम लोग अलग से सेपरेट कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और फिर उसको हम कंबाइन कर देंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड बना के। ये चीज़ हमारे लिए ज़्यादा इजी थी। हम लोग C को हटाने में इतना कष्ट क्यों करें जब हम सिंपली जोड़ सकते हैं उसको। ठीक है, तो बैक्टीरिया ने क्या करा, बैक्टीरिया ने चेन A बनाया, चेन B बनाया, हमने उनको अलग अलग निकाल लिया बाहर और उसके बाद डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया। ठीक है, तो हमारे चैप्टर एक लेक्चर का और बचा है। अभी ये लेक्चर शायद 32 मिनट का हो जाएगा, 32 या 33, इतना ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत ईजी है। कुछ चीज़ ना समझ आई हो तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, फिर से मैं समझा दूँगी। अब हमारे पास ये छोटी सी चीज़ बची है बस। छोटा तो क्या ही है, बट ठीक है, थोड़ा ही बचा है अब अपने पास। चलो, ये हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। टाटा बाय बाय। अच्छे से पढ़ो, NCERT ही पढ़ो, ज़्यादा इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ और दिक्कत हो, मतलब पढ़ाई से एक्स्ट्रा अगर तुमको कुछ पूछना हो तो मुझे बता देना, मैं तुमको बता दूँगी। ठीक है, सो टाटा बाय बाय, गॉड ब्लेस यू बच्चों।